गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज़ नहीं आती है? गुड मॉर्निंग। ठीक है यार, एनर्जी के साथ पढ़ा करो। ऐसे ही मैं 15-20 मिनट तो सारी क्लास लेता हूँ आपकी, ठीक है। वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है कल से, पर क्लास इसलिए ले रहा हूँ, मिस नहीं होनी चाहिए। छुट्टियाँ वैसे ही ज़्यादा हो जाती हैं, क्लास कम होती हैं, और जिस दिन आएँ उस दिन तो क्लास होनी चाहिए। तबीयत मेरी ठीक हो चाहे ख़राब हो, ठीक है। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आपका वर्क परमिट हो गया, वर्क परमिट हो गया है। एमरजेंसी प्लानिंग, ये सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंदर एक बहुत मेन चैप्टर आता है, एक मेन लेसन है, बिल्कुल पाठ जिसको हम बोलेंगे अभी। इमरजेंसी तो समझते होगे सभी, क्या समझते हैं? आपातकाल। और प्लानिंग, उस सिचुएशन के लिए पहले से तैयार रहना, ठीक है। अब आगे आपको जो है मैं आज इसके बारे में सिर्फ ये बताऊंगा कि इमरजेंसी क्या होती है, उसकी प्लानिंग बाद में करेंगे। इमरजेंसी मेन फैक्टर ऐसे कौन से हैं जो इमरजेंसी पैदा करते हैं, लिखा हुआ दिख रहा है। इनको एक एक को डिस्क्राइब करूंगा मैं, एक एक को बिल्कुल समझाऊंगा अच्छी तरीके से, ध्यान से समझ लो। दोबारा आप बेशक से कहीं पढ़ना भी मत, अगर अभी ध्यान से सुन लिया तो, ठीक है। इमरजेंसी आपातकालीन एक ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं जिसमें बहुत कम समय हमारे पास होता है उस सिचुएशन को कंट्रोल करने का, जिस किसी एक्टिविटी कार्य की वजह से, जिस किसी गलती की वजह से या नेचुरल किसी प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारा नुकसान एक साथ हो गया हो। किसी एक आदमी को अटैक आता है तो उसको भी हम इमरजेंसी में ही गिनते हैं। एक साथ 10 आदमी छत के नीचे दब जाते हैं तो उसको भी इमरजेंसी में ही गिनते हैं। यानी कि ऐसी कोई भी सिचुएशन जो अचानक से एकदम से हो जाए, वो चाहे मशीनरी का, हमारे प्लांट का, मशीनों का नुकसान हो या किसी आदमी की जान का नुकसान हो। क्या कहते हैं उसको अपनी लोकल भाषा में इंडिया में? जान और माल, यही बोलते हैं ना। तो जान और माल किसी का भी नुकसान अगर एकदम अचानक से हो जाता है, उस सिचुएशन को इमरजेंसी में काउंट किया जाता है। उसी को आपातकाल। आपातकाल मतलब एक ऐसा जो है काल पैदा हो गया जो एकदम से अचानक आ गया है और हमारे पास बहुत कम समय है। कम से कम समय में इसको जितना हम कंट्रोल कर सकें उतना करना पड़ेगा। जब कभी भूकंप आता है तो कम से कम समय ही होता है ना, वरना तो जो दबे हुए हैं सांस घुट के मर ही जाते हैं धीरे धीरे। लेकिन जितना कम समय में हम कोशिश करते हैं तो कुछ लोग जिंदा भी निकल आते हैं ना। समझ गए मेरी बात? अभी क्या होता है, अपन उस लैंग्वेज में सीखेंगे जो हमें समझ आती है। बुक्स के अकॉर्डिंग तो मैं 2 लाइनों में इसको पूरा कर सकता हूँ, लेकिन 2 साल में भी तुम सीख नहीं पाओगे उसको। तो आपातकाल क्या होता है, आ गया समझ? तो ये कुछ फैक्टर्स मैंने लिखे हुए हैं, मेन फैक्टर हैं। ये फैक्टर जो है प्रभावित करते हैं इमरजेंसी सिचुएशन को, इनकी वजह से इमरजेंसी पैदा होती है। तो सबसे पहले क्या है, प्लांट फेलियर। और प्लांट जानते हो क्या होता है? हैं? फैक्ट्रियों को प्लांट में लेते हैं। उन फैक्ट्रियों के अंदर जो मशीनरी लगी है वो प्लांट में ही काउंट होती है। प्लांट फेलियर का मतलब क्या है, कभी कभी बहुत बड़ी फैक्ट्री में, प्लांट में कोई चीज़ फेल कर जाती है, कोई मशीन खराब हो जाती है, कोई बॉयलर था ब्लास्ट हो जाता है, कोई मशीन चलते चलते टूट जाती है, कहीं मशीनरी के अंदर शॉर्ट होके एकदम से सब कुछ जल जाता है, या कोई इतनी बड़ी क्रेन थी, मशीन थी, वो पलटी मार जाती है, वो गिर जाती है और बहुत सारे आदमी नीचे। तो प्लांट फेलियर का मतलब समझे? तो अगर ऐसा आज जो चीज़ें मैंने बताई 3-4 ऐसा हो गया तो इमरजेंसी होगी ना एकदम से। बॉयलर है, कॉफ़ी फैक्ट्री में होता है, दारू की फैक्ट्री में भी बॉयलर होता है। इसके अलावा और जहाँ पे हैचरी वगैरह चलती हैं, मुर्गी फार्म वगैरह जो होते हैं ना बड़े, जहाँ पे वो अंडे वगैरह वो किया जाता है, उनमें भी अभी ये लगने लगे हैं। और बहुत सारी प्रोडक्शन फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनमें बॉयलर या ऐसा कुछ सिस्टम लगाया जाता है, सिलेंडर वगैरह होते हैं जो काफ़ी प्रेशर के साथ उनमें गैस या हवा भरी रहती है और काम करते हैं।
क्योंकि फटने के चांसेस होते हैं, हो जाता है। और अगर ऐसा कभी होता है प्लांट फेलियर कहीं, तो काफ़ी सारा नुकसान होता है। ऐसा नहीं है किसी आदमी को खरोंचाई हाथ पैर में चोट लगी और हो गया, उसको तो हम लोग नॉर्मली रिपोर्टेबल एक्सीडेंट में काउंट कर लेते हैं। एक्सीडेंट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन जानता है? एक ही जानता है, आप जानते हैं? वीडियो बनी हुई है, स्पेशल क्लास है यार उस पर, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट। जिसको जानना है कि एक्सीडेंट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो वीडियो देख लो, ऊपर लिखा होगा एक्सीडेंट कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में है, ठीक है। तो प्लांट फेलियर की वजह से इमरजेंसी पैदा होती है। सेकंड क्या है? ह्यूमन एरर। ह्यूमन मतलब समझते हो? मानव, इंसान, आदमी। एरर कोई भी चूक, गलती होना। तो हिंदी तो मतलब मैंने बता दिया, कुछ तो समझ गए होंगे हैं। इमरजेंसी किसकी वजह से पैदा होना? किसी इंसान की गलती की वजह से। तो कई बार इंसान की, हमारी किसी आदमी की गलती की वजह से एक छोटी सी गलती बहुत बड़े नुकसान को पैदा कर देती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भोपाल गैस ट्रेजेडी। क्या आप में से कोई जानता है भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में? कोई जानता है? दिखाएंगे बेटा आपको। अगर हमने आपको वो वीडियो दिखाई ना कभी कि भोपाल में क्या हुआ था, शायद कई दिन तक ना खाना अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को। एक रात में कितने हज़ार, कम से कम 10,000 तो थे, कम से कम एक रात में 10,000 से ज़्यादा लोग और कई हज़ार या लाख के आसपास में जानवर एक रात में ख़त्म हो गए थे पूरे शहर के। सोच सकते हो क्या हुआ होगा उस शहर में? कोई सो रहा था, कोई काम कर रहा था, कोई ड्यूटी पे खड़ा था, कोई गाड़ी लेके बाइक लेके कहीं जा रहा था रात में, है सब खत्म। वो जहरीली गैस जो वहाँ पे थी, वो उस बॉयलर पे, उस गैस टैंक के ऊपर जिन लोगों की ड्यूटी थी, वो इंडिया की नहीं है, शायद जर्मनी की, अब मैं बताऊंगा आपको, बाहर की कंट्री की वो कंपनी थी और उसमें केमिकल प्रोसेस ही होता था। उसका मैं पूरा बताऊंगा आपको, एक दिन स्पेशल उसकी क्लास करेंगे, मालूम होना चाहिए उस चीज़ के बारे में। वीडियो है अपने पास, देखेंगे उसको पूरा, या वीडियो बना के उसको डालूंगा, वो सब देख लीजिएगा। वो एक आदमी की गलती थी कि उसने जो काफ़ी दिन से थोड़ा थोड़ा रिसाव का उसमें प्रोसेस चल रहा था, ध्यान नहीं दिया, और उस दिन वो वाल खुली रहेगी और वो लीक होगी, और वो लीक होते होते जिधर पानी का वो बहाव जो था ना उसका, हवा का, वो शहर की तरफ था, उस तरफ बढ़ी वो। तो जहाँ तक गई वहाँ तक उसने जो है ना ऑक्सीजन ख़त्म कर दी। जब कोई सांस नहीं ले पाएगा तो क्या होगा? लाशें जलाने के लिए लकड़ियाँ कम पड़ गई, जगह कम पड़ गई, दफनाने के लिए ग्राउंड कम पड़ गए, चारों तरफ बदबू ही बदबू होगी। इंसानों को तो जला दे, दफना दे, पशुओं को कहाँ लेके जाएं? आधा शहर खत्म। किस वजह से? सिर्फ आदमी की गलती से। इमरजेंसी थी, वो पूरा देश खड़ा हो गया था जाके वहाँ पे, लोगों को कैसे बचाएं। अब जो लोग बचे हुए थे वो सब हॉस्पिटलों में थे, हॉस्पिटल में जगह कम पड़ गई। अब आदमी बच भी जाते, नाक पे रुमाल बांध के कुछ भी करके इधर उधर कहीं जाके वो पानी में जाके कहीं भी शायद कोशिश करते बचे, लेकिन पता तो चले हुआ क्या है। अब सोते सोते बंदे को सांस आना बंद हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, क्या करेगा? तो ख़त्म ही हो जाएगा ना। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है बेटा। एक आदमी की गलती से बहुत बड़ी इमरजेंसी पैदा हो सकती है। तो ये फैक्टर भी काफ़ी प्रभाव डालता है इमरजेंसी पैदा करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हीकल बेटा। क्या व्हीकल क्या होता है? कोई भी गाड़ी किसी भी तरह की। क्रैश मतलब? तो व्हीकल क्रैश जब एक ट्रक और बस, या दो बस, या एक बस और एक गाड़ी, या एक गाड़ी और एक बाइक, कुछ भी आपस में टकराते हैं, क्रैश होते हैं, तो वहाँ पे इमरजेंसी पैदा होती है। सायरन बजता हुआ आता है इमरजेंसी का, इमरजेंसी है ना वो। तो इसके लिए लंबा बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी सुना है, देखा है, टीवी में भी, अखबार में भी, शायद आंखों से भी कभी देख लिया। ये तीनों कंप्लीट। इसके बाद 4 नंबर, सैबोटेज। सैबोटेज तो तुमने भी पहली बार सुना है,
हमने भी पहले नहीं सुना था, पढ़ने के बाद ही सुना है। सबोटेज इंग्लिश का वर्ड है, इसको हिंदी में बोलते हैं मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा। क्या बोलते हैं? इसकी वजह से भी इमरजेंसी पैदा होती है कि नहीं होती है? जब कहीं आपस में दो गुटों में झगड़ा होता है तो उनमें लाठी डंडे या कुछ भी ऐसी चीज़ जब यूज की जाती है तो वहाँ पे लोग घायल होते हैं कि नहीं होते हैं? अब घायल होते हैं तो कोई बुरी तरह भी होता है, कोई ऐसा भी होता है कि शायद फर्स्ट एड में काम चल जाए, लेकिन कोई तो ऐसा शायद बचता भी नहीं हॉस्पिटल तक जाने तक भी है। तो सबोटेज का मतलब समझे? अभी कहीं प्लांट के, फैक्ट्री के साइट पे आपस में लड़ाई झगड़े की वजह से भी इमरजेंसी पैदा होती है। हो सकती है नहीं, होती है। हमने तो देखा भी है, हमने तो देखा भी है होते हुए साइट पे, कई बार देखा है। 5 नंबर अर्थक्वेक मतलब क्या? भूकंप। हरियाणा में क्या बोलते हैं? ठीक है, हिलने वाला है। ठीक है, तो भूकंप भी आप समझते हो। भूकंप की वजह से तो इमरजेंसी देखी भी है शायद आपने, नेपाल में देखी थी, इंडिया में, गुजरात में, उड़ीसा में, कई जगह देखी हैं। तो भूकंप की वजह से इमरजेंसी पैदा होती है। शायद मुझे लंबा बोलने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए ये फैक्टर भी आप। इसके बाद अगला है नेचुरल कैलेमिटीज़। नेचुरल कैलेमिटीज़ मतलब इंडिया में 3-4 तरह की जलवायु आती हैं। गर्मी आती है, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से लू लगने से भी तो आदमी ख़राब हो जाते हैं। देखो, मर जाना वर्ड मुझे अच्छा ही नहीं लगता अजीब से बोलना, क्योंकि हम किसी के लिए ऐसा वर्ड निकालें अच्छा नहीं लगता। कोई मर गए, ये हो गए, बार बार बोलते हैं वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है यार। किसी के साथ बुरा हो गया ऐसा बोलना ही ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा जब कभी गर्मी होती है और वो लोगों को गर्मी में काम करना पड़ता है तो उस दिन लू लगने से एक आदमी हो या एक के साथ एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लू लगने से या कुछ भी हैजा वैजा होने से कैसे वो लोग एक साथ बीमार पड़ सकते हैं। और शायद इतने बीमार हो सकते हैं कि इमरजेंसी में उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़े, वरना बचना भी मुश्किल हो जाए। या नेचुरल कैलेमिटीज़ में ठंड भी आती है। अगर कहीं पहाड़ी एरिया में ऐसी जगह वो लोग नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्लांट में काम कर रहे हैं जहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है, रात को ड्यूटी थी उनकी वहाँ पे, वहाँ बर्फ़ पड़ गई, तो हद से ज़्यादा हमारे शरीर की एक लिमिट होती है कि उतनी लिमिट तक गर्मी भी सहन कर लेगा और लास्ट लिमिट तक सर्दी भी सहन कर लेगा। लेकिन वो लिमिट जब क्रॉस हो जाएगी ना हमारी बॉडी की, वो सहन नहीं कर पाएगा, उसमें भी इमरजेंसी हो जाती है। ठंड की वजह से आता है, इतने लोगों को जो है हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, इतने लोगों की जो है मौत हुई, ऐसी काफ़ी चीज़ें अब न्यूज़ में पढ़ते हैं। वो नेचुरल कैलेमिटीज़ में ही आता है। इसके बाद बारिश नेचुरली है ना, वो भी जलवायु की वजह से होता है भाई, वो तो अभी चल ही रहा है। अभी भी राजस्थान में, यूपी में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, हर जगह तो चल रहा है। वो केरल में गांव के गांव, कुछ था, छत भी नहीं दिखाई दी किसी की, एकदम ख़त्म, पता ही नहीं कि इस पानी के नीचे कोई गांव था भी कि नहीं था कभी। वो तो नाव से, हेलीकॉप्टर से निकालना पड़ा है सभी को। वो नेचुरल कैलेमिटीज़ में ही आता है। तो फैक्ट्री में, हमारी प्लांट में जहाँ ड्यूटी होगी वहाँ पे ऐसी इमरजेंसी पैदा होगी तो हमें उसके लिए प्रिपेयर होना है ना। तो ये नेचुरल कैलेमिटीज़ भी इमरजेंसी को पैदा करती हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से भी इमरजेंसी पैदा होती है। बिजली का गिरना भी नेचुरल कैलेमिटीज़ में आता है कि नहीं आता है? तो बिजली जब किसी चीज़ पे गिरेगी, एकदम छत पे गिरेगी तो छत ही गिर जाएगी ना, नीचे कौन काम करे तो थोड़ी देखेगी। इमरजेंसी पैदा हुई ना। लास्ट क्या बचता है? ये तो हमारा चैप्टर है। अब आग जहाँ लगती है वहाँ तो होती ही इमरजेंसी है बेटा, उसमें तो बोलना ही नहीं है। इसके अलावा भी काफ़ी कुछ हो सकते हैं फैक्टर्स, बट मेन फैक्टर का मतलब होता है प्रमुख हम पता कर लें। बाकी छोटी मोटी चीज़ें तो आप लोग कॉमन सेंस है, पढ़े लिखे हैं, उतना तो समझ ही जाते हैं। तो ये फैक्टर्स हैं जो इमरजेंसी को पैदा करते हैं, मेन इन पे फैक्ट डालते हैं। अब बेटा एक लास्ट और चीज़ जो है वो जो मुझे सिखानी है, ये जो इमरजेंसी प्लानिंग होती है ना बेटा, 2 तरह की होती है और ये हमें ही करनी है। ये जो मैंने बताया ना कि वजह से इमरजेंसी पैदा होती है, ये पैदा कभी हो जाए ना तो उसके लिए पहले से तैयारी करके रखना पड़ेगा। चाहे 10 साल में एक बार भी इमरजेंसी पैदा ना हो तुम्हारी साइट पे, लेकिन
तैयार हर साल करके रखनी पड़ेगी, होगी तो कहीं उसके बाद तुम्हें टाइम मिलेगा क्या प्लान करने का? सोच के देखो, मान लीजिए कि समुद्र तट के नज़दीक कोई प्लांट है और वहाँ पे काम चल रहा है, सुनामी जैसी आ गया बाढ़ वहाँ पे, तो क्या आपको लगता है वो टाइम देगी हमें प्लान करने का? लेकिन अगर वैसा हो गया, पहले से प्लान था कि करना क्या है, सब चीज़ रेडी होगी ना, सिर्फ अपने को माइक पे वायरलेस पे जो है उसको जो है हमें इन्फॉर्म करना है, इमरजेंसी फलाने वाली हो गई है भाई, ये वाली चीज़ की इमरजेंसी हो गई, गेट रेडी। तो हमने जो टीम जिस चीज़ की पहले से बनाई हुई थी, फटाक से तुरंत साइट पे पहुंच जाएंगे सब के सब। इमरजेंसी के लिए हमने एम्बुलेंस अलग बनाई हुई थी, फर्स्ट एड की टीम अलग बनाई हुई थी, फायर के लिए अलग से उनको सिस्टम बनाया हुआ था कि नॉर्मली आग लगेगी तो जाओगे, लेकिन इमरजेंसी हुई तो एक अलग प्रोसेस से जाओगे। उस टाइम पे फ़ोन भी बंद हो गए तो हमें क्या करना है, वो भी इमरजेंसी प्लानिंग में आता है, वो पहले से तैयार करके रखेंगे। वायरलेस भी बंद हो गए, वॉकी टॉकी बंद हो गए, लैंडलाइन भी बंद हो गए, क्या करना है, कैसे बताएंगे हम सभी को, वो भी पहले से प्लान करके रखना है। ये इस चैप्टर के अंदर सीखना है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की है। पहली वाली होती है ऑन साइट इमरजेंसी प्लानिंग। कौन सी? ऑन साइट बेटा। 2 प्रकार की। देखो पहला मैं आपको बता देता हूँ, ऑन साइट इमरजेंसी प्लानिंग, ठीक है। दूसरा होता है ऑफ साइट, ऑफ साइट इमरजेंसी प्लानिंग। ऑन साइट और ऑफ साइट। मैं ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा, क्लास को ख़त्म करता हूँ, सिर्फ ये बता देता हूँ कि क्या होते हैं, क्योंकि भी 3-4 दिन चलेगी ये क्लास। ऑन साइट इमरजेंसी प्लानिंग का मतलब है तो इमरजेंसी प्लानिंग बेटा। ऑन साइट ऑफ साइट में थोड़ा सा फर्क आ गया। फैक्ट्री के अंदर या प्लांट हमारी साइट के अंदर इनमें से किसी भी तरीके की इमरजेंसी पैदा हुई और उसमें इफेक्टेड हुए सारे हमारे आदमी, और उसको कंट्रोल भी हम लोग अपने लेवल पे कर सकते हैं, ठीक है। इतने लेवल की है कि हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे, तो वो क्या आएगी? ऑन साइट इमरजेंसी प्लानिंग है। ऑन मतलब पर, साइट मतलब कार्यस्थल या जो भी है, तो हमारे कार्यस्थल पर पैदा हुई इमरजेंसी की प्लानिंग कौन सी होती है? जो हमारी साइट पे ही अवेलेबल सभी स्रोत, सभी सोर्स, सभी फैसिलिटीज जो हैं उनको यूज करके मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, तो वो आता है ऑन साइट इमरजेंसी प्लानिंग। ऑफ साइट में थोड़ा सा बदल गया। एक्सीडेंट तो हमारी फैक्ट्री में ही हुआ है, मेरी प्रोजेक्ट पे, मेरे साइट पे ही हुआ, इमरजेंसी तो पैदा हुई मेरी साइट पे, लेकिन मेरी साइट या मेरी फैक्ट्री के अंदर से वो इमरजेंसी बाहर तक इफेक्ट करने लगी, यानी कि मेरी फैक्ट्री में आग लगी थी तो साइड वाली तक चली गई। जाती है ना ऐसे, एक से दूसरी में पहुंच जाती है भाई, है कि नहीं? या जहां प्लांट बन रहा था वहां की आग या वहां के भूकंप के साथ साथ साइड में जो मजदूर रहते थे या जो गांव था वो भी गड़बड़ में आ गया। या जब ब्लास्ट हुआ मेरी फैक्ट्री के अंदर, उस ब्लास्ट की वजह से आसपास की फैक्ट्रियों में भी दिक्कत होगी, और मेरे अपने अंदर के सभी सोर्स और फैसिलिटी यूज करने के बाद भी मेरे कंट्रोल से बाहर है, तो बाहर के हॉस्पिटलों को और बाहर की नगर निगम की फायर ब्रिगेड को और बाहर की इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस को बुलाना पड़ जाए, वो कौन सी प्लानिंग होगी? ऑफ साइट इमरजेंसी प्लानिंग होगी बेटा। अब समझ गए? ऑन साइट मतलब मेरी साइट पे कंट्रोल कर पाऊंगा, ऑफ साइट मतलब मेरी साइट से बाहर की भी दिक्कत पैदा हो जाए या ना भी हो और बाहर की मुझे आवश्यकता पड़े। समझ गए? ये 2 तरीके की हैं। अब दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। काफ़ी आज के लिए इनको लिख के रख लो आप। दोनों के नाम ऑन साइट इमरजेंसी प्लानिंग, या प्लानिंग पूरा लिखो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग। कल इमरजेंसी क्या होती है और इमरजेंसी प्लानिंग क्या होती है वो चीज़ हुआ था क्लियर। इमरजेंसी प्लानिंग कितने प्रकार की है मैंने आपको बताया था, 2 प्रकार की। पहला ऑन साइट इमरजेंसी प्लानिंग, दूसरा ऑफ साइट इमरजेंसी प्लानिंग। तो ऑन साइट इमरजेंसी प्लानिंग अब पढ़ते हैं। ऑन साइट इमरजेंसी प्लानिंग के भी 2-3 चैप्टर बनेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्लियर करेंगे ऑन साइट इमरजेंसी प्लानिंग क्या चीज़ है। वो तो मैंने आपको बता दिया था
हमारी फैक्ट्री के या प्लांट या हमारी साइट के अंदर जब कुछ इमरजेंसी पैदा होती है और उसको हम हमारे खुद के पर्सनल और इंटरनल इक्विपमेंट से, फैसिलिटीज़ से कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो ऑन साइट इमरजेंसी प्लानिंग होती है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी? इमरजेंसी जो ऑन साइट की है उसमें क्या क्या चीज़ है वो बात करते हैं। तो अभी आज मैं जो है डिस्कस करूँगा मेन एलिमेंट ऑफ ऑन साइट इमरजेंसी प्लानिंग। जो ऑन साइट इमरजेंसी प्लानिंग होती है उसके मुख्य मेन तत्व क्या चीज़ हैं, मतलब कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे उसके अंदर होनी चाहिए। एक एक को आसान भाषा में जो है समझने की कोशिश करते हैं कि हम जो है, अगर मैं कहीं ऑफिसर हूँ एक फैक्ट्री में, एक प्लांट में, एक रिफाइनरी में या कहीं भी, तो वहाँ पे जब मैं ऑन साइट इमरजेंसी प्लानिंग बनाऊँगा तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। भाई एकदम से बाढ़ आ जाए तो किसी के पास टाइम तो होगा नहीं बचने का, जो बच गया नहीं तो उसके बाढ़ के निकलने के या भूकंप के होने के बाद जो वो दिक्कत आएगी तो उसको भी एकदम से कैसे सोल्व करेंगे। सब कुछ तो ख़त्म हो चुका होगा, ना कहीं कोई फ़ोन मिलेगा, ना मशीनें ठीक काम करेंगी, ना कुछ भी काम करेगा है, ना टेलीफोन काम करेंगे, टावर वावर सब खत्म हो जाएंगे। तो क्या करेंगे उस टाइम में, वो सीखना है। ये एक एक चीज़ आपकी उस प्लानिंग के लिए है जब कुछ भी आपके हाथ में ना हो और कुछ भी काम ना आए, तब भी ऐसी प्लानिंग करके रखनी है कि हर चीज़ हमारे हाथ में हो और हम लोगों को बचा पाएँ। उस सिचुएशन को, उस इमरजेंसी को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होने से रोक पाएँ और उसको कंट्रोल कर पाएँ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब एलिमेंट की बात करें तो सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पे हमारा होता है लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो लीडरशिप का मतलब भाई बिना किसी लीडर के तो इतनी बड़ी प्लानिंग हो नहीं सकती, और कोई ना कोई तो ऐसा चाहिए ऊपर दो चार आदमी जो हर चीज़ को कंट्रोल कर सके कि चलो भाई ये ड्यूटी तुम करोगे, ये तुम करोगे, ये तुमको करना है, और सारे मेरे को रिपोर्ट करेंगे, मैं ऊपर वाले को उसको रिपोर्ट करूँगा। ऐसा लीडर तो चाहिए हर चीज़ के ना, बिना लीडर के तो कोई नहीं है। अब कोई भी देश की पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, एनीबॉडी कोई भी है, उसका मालिक नहीं होगा तो पार्टी क्यों थोड़े चलेगी। उस मालिक के बाद भी एक और मैन आदमी होता है, वो नहीं होगा तो भी डायरेक्ट मालिक हर किसी को नहीं बोल सकता ना। बहुत सारे काम मैं सारे नहीं कर सकता, हमारे अनिल सर को करने पड़ते हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट हर चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, मेरे पास उतना टाइम नहीं होगा। तो लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन तो समझते हो, ऑफिस के कामकाज करने वाले जो लोग होते हैं, जो एडमिन संभालते हैं, ये दोनों चीज़ ज़रूरी हैं। तो ये आपका मेन एलिमेंट, एक मेन मैटर ये चीज़ करता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर किसी को एक एक अलग अलग दी जाती हैं, वो आगे चैप्टर में आएंगी कि किस किस को कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगे, लेकिन ये ज़रूरी है। इसके बिना इमरजेंसी प्लानिंग नहीं हो सकती है। जब तक कोई हमें गाइड करने वाला नहीं होगा, हम क्या प्लान करेंगे। किसी को जिम्मेदारी देने वाला नहीं होगा तो जिम्मेदारी लेगा कौन, इसलिए ये चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इनके बाद हर किसी को जो रोल दिया जाए, रोल का मतलब समझते हैं, उसका काम, उसका पात्र क्या है, तुम क्या हो। एक फिल्म में ये विलन है, वो विलन का ही काम करेगा ना, दूसरा तो नहीं करेगा। एक जॉनी लीवर जैसा कॉमेडियन है तो वो कॉमेडी करेगा ना, वो अभी सनी देओल की तरह तो मुक्का तो नहीं मारेगा, उसका काम कॉमेडी है। रोल का यही होता है, रोल का काम यही है कि जिसको जो ड्यूटी, जो रोल, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी वो अपना वही काम करेगा। और इमरजेंसी प्लानिंग में हर किसी को एक अलग काम दिया जाता है, क्योंकि एक ही आदमी को सारे काम देंगे टाइम पे, वो आदमी कंफ्यूज रहेगा किसको काम दे किसको ना दे। तो पहले से वो बोलते हैं कि देख तेरा सिर्फ ये काम है कि टाइम पे तुझे जो है खबर पहुंचानी है। फ़ोन ख़राब हो गया तो उड़ के जा, मेरे को मालूम नहीं है, खबर पहुंचा, तो उसका काम हो गया ना। तो वो खुद उस चीज़ को जो है हैंडल करेगा कि यार अगर फ़ोन भी बंद हो गए तो मैं खबर पहुंचाऊंगा कैसे, उसकी टेंशन है। बड़े आदमी का तो काम घट गया, अब वो सोचेगा। अब किसी को बोला गया कि तेरा काम है टाइम पे एम्बुलेंस लेके आना, एम्बुलेंस एक में काम नहीं चला तो वो सोचेगा कि यार 4 एम्बुलेंस और चाहिए, कहाँ से लाऊं। उसका काम है, भाई तेरे को काम दे दिया ना, कहाँ से लाए कैसे लाए वी डोंट नो, हमें कोई मतलब नहीं है, तुझे लानी पड़ेगी। तो एक आदमी को एक ही काम दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर देगा, कैसे भी वो
कर लेगा, लेकिन एक ही आदमी को एक से ज़्यादा काम दिए जाएँ तो वो एक करेगा, तब तक दूसरा छूट जाएगा। और इमरजेंसी का मतलब है सारे काम एक जगह पे एक साथ चाहिए, नहीं तो जान कुछ ही सेकंड की बचती है लोगों के अंदर जब कभी इमरजेंसी आती है। ऐसा ही होता है ना। अब रोड पे बताइए कोई बस ट्रक आपस में भिड़ गए होंगे तो जितना जल्दी एम्बुलेंस आएगी हो सकता है कोई बच भी जाए हॉस्पिटल जाते जाते, वरना तो कहते हैं मौके पे ही दम तोड़ दिया। इमरजेंसी तो वही है ना। तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सबको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके रोल के अकॉर्डिंग दी जाती है। जैसे किसी को अगर मेडिकल केयर का रोल दिया गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, भाई लोगों का इलाज टाइम पे कराए, पट्टियाँ वट्टियाँ टाइम पे कराएगा, और एम्बुलेंस टाइम पे कराएगा, और ऑक्सीजन जिसको ज़रूरत है वो दिलाएगा। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। काम क्या था, मेडिकल एड। उसको मेडिकल एड को क्या बोलते हैं, वो चिकित्सा सहायता देने वाला अधिकारी, है ना। तो समझ गए भी ये अलग अलग लोगों को दिया जाएगा। पूरी फाइल बनती है इतनी मोटी, तो उसमें एक एक का नाम होता है अलग अलग। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब वही है, ठीक है। अगला इमरजेंसी एक्शन। अब आता है कि इमरजेंसी एक्शन, ये ऊपर लाइन लिख के इसके नीचे कई पेज बनाए जाएंगे। इमरजेंसी एक्शन का मतलब क्या एक्शन लिया जाएगा। सिर्फ भूकंप की बात नहीं हो रही है ना, हर चीज़ की बात हो रही है। इमरजेंसी आग की वजह से हो, बाढ़ की वजह से हो, बिजली गिरने की वजह से हो, हैं, किसी मशीन के टूटने की वजह से हो, क्रेन के गिरने की वजह से हो, भूकंप आने की वजह से हो, या किसी भी वजह से हो। अगर इमरजेंसी पैदा हुई तो इमरजेंसी एक्शन कितनी देर में कौन कौन क्या क्या करेगा वो यहाँ पे लिखा होगा। इमरजेंसी एक्शन में सबसे पहले क्या होता है, असेंबली पॉइंट होता है। लोगों को सबसे पहले तो यही बोला जाता है कि वो असेंबली पॉइंट एक खाली जगह होती है, उस पर बोर्ड लगा होता है असेंबली पॉइंट। कुछ भी हुआ तो बोलेंगे टोटल आदमी निकल के वहाँ पहुँचेंगे। सबसे पहले उनको गिनती करेंगे तो ये पता चल जाएगा कितने आदमी मिसिंग हैं। फिर पता करेंगे कौन कौन मिसिंग है, उनकी हाजिरी की सुबह रजिस्टर निकाल के तुरंत इतने लोग मिसिंग हैं, तो वो कौन से एरिया में काम कर रहे थे उसमें काम कर रहे थे। सबसे पहले हम वहाँ का मलबा हटाएंगे, वरना कहीं ढूंढते रहे और वो कहीं पड़े हैं, वो तो बच्चे भी होंगे तो भी बेचारे वेट करते करते मर लेंगे, हैं। समझ गए अभी। तो इमरजेंसी एक्शन तैयार किया जाएगा इसके ऑन साइड प्लान में कि इमरजेंसी एक्शन एकदम से किस तरीके का लिया जाना चाहिए। वो एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखा जाएगा। सबसे पहले ये होगा, बाद में ये होगा, फिर वो होगा, फिर वो होगा। बिजली चली गई एकदम से तो क्या होगा, अंधेरे में लोगों को रास्ता ही नहीं मिलेगा। वो भी इमरजेंसी एक्शन में आएगा कि उस टाइम में बिजली कहाँ से लाएंगे। समझ में आया आपको बात। चलिए अभी आगे, अगला आ गया लाइट एंड पावर। अभी जो मैं बात कर रहा था आपको, लास्ट मेरी जो लाइन थी, लाइट एंड पावर का मतलब अभी इमरजेंसी आएगी तो वो टाइम में लाइट तो नहीं होगी, लेकिन कुछ काटने के लिए, कुछ तोड़ने के लिए, लोगों को ढूंढने के लिए रात में इमरजेंसी हुई तो ट्रांसफार्मर वगैरह तो जड़ जाएंगे, कट जाएंगे लाइन, तो वो तार वार तो सब खत्म। क्या करेंगे उस टाइम में, बहुत तेज़ बारिश आ रही हो साथ के साथ, क्या करेंगे। खुले में बिजली की लाइट तो नहीं लगा सकते, बैटरी पावर बैकअप चाहिए, बड़ी बड़ी हेलोजन लाइटें चाहिए, सर्च लाइट चाहिए, रात को फ्लड लाइट चाहिए, हैं, जो बाढ़ के टाइम में दूर तक वो काम करती हैं। तो ये लाइट एंड पावर, ये पहले से जुगाड़ करके रखना पड़ेगा कि कितनी लाइटें किस कैपेसिटी की। और बिजली नहीं है तो बैटरी से चलने वाली, गाड़ी के ऊपर लगने वाली, या आदमी के माथे पे लगा के चलने वाली, या हाथ में टॉर्च लेके चलने वाली, कौन कौन सी लाइटें चाहिए, कितनी लाइटें चाहिए, ये तैयारी होगी। अब प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की बात आती है। समझते हो इसका मतलब। प्रोटेक्टिव मतलब और इक्विपमेंट उपकरण, पानी। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का मतलब होता है कि ऐसे सुरक्षा के उपकरण जो उस समय में हमें ज़रूरत पड़ेगी। मैंने अभी क्या बोला था, कुछ दीवार वीवार काटनी पड़े, वो लेंटर वेंटर गिर जाए तो वो सीमेंट वो सरिये सब काट के निकालना पड़े, औजार तो चाहिए ना यार अपने को, हथौड़ी चाहिए, है, छेनी, ताला तोड़ने वाला सामान, लोगों को उठा के ले जाने वाला सामान, बहुत सारे हेलमेट चाहिए एकदम। हम लोग तक जिनको काम करना था वो तो हेलमेट में थे, लेकिन वहाँ तो बहुत दिक्कत होगी ना, हमें तो एक साथ बहुत सारे हेलमेट चाहिए।
प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में ऐसी जगह जहाँ पे गैस लीक हो गई थी, लोग अंदर बेहोश हो चुके हैं, लेकिन अभी बचाया जा सकता है, तो मैं भी जाऊँगा तो बेहोश हो जाऊँगा, तो वहाँ पे मेरे को वो चाहिए ना ऑक्सीजन वाला सिलेंडर सिस्टम, वो भी तो इसी में आएगा। तो इमरजेंसी के लिए अलग से 5-7 वो भी बना के रखने पड़ेंगे। भले ही 20 साल तक जरूरत ना पड़े, रखे रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ने के लिए रखना तो पड़ेगा, रखना पड़ेगा कि नहीं। तो समझ गए भी ये वाली चीज़ भी क्लियर। आगे क्या आया, कम्युनिकेशन। ये हर मोबाइल की दुकान पे लिखा होता है ना, फलाना कम्युनिकेशन, धगना कम्युनिकेशन। ये क्या है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, वार्तालाप, एक दूसरे से संपर्क साधने वाला यंत्र। तो अब कम्युनिकेशन की बात आ गई। अब इमरजेंसी में मेन असली मैटर तो झगड़ा तो उसी का है कि कम्युनिकेट कैसे करें, फायर वाले को कैसे बताएं किधर आना है, क्या दिक्कत है, एम्बुलेंस वालों को कैसे बोलें किधर पहुंचना है, वो जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में ऊपर बैठे थे उनको कैसे खबर पहुंचाए कि सर ऐसा ऐसा हो गया हो, और अब प्लान, हमारा जो एक्शन प्लान बिल्कुल फटाक से हमें एक्शन में लेके आना पड़ेगा, और इतनी टीम फटाक से वहाँ पे भेजिए, कैसे उनसे बात करें। एक प्लांट कभी कभी 5-5, 6-6, 7-7 किलोमीटर लंबा होता है, क्या करेंगे वो टाइम में, बताइए अब। वहाँ पे हमें पहला तो फ़ोन लैंडलाइन होते हैं, वो ख़राब हो गए हैं, तो उसके बाद मोबाइल संचार होता है, वो भी ख़राब हो गए तो एक वायरलेस सेट होता है, वॉकी टॉकी बोलते हैं उसको, वो रखना पड़ेगा। वो भी ख़राब हो गया है तो कुछ और सोचना पड़ेगा। बटा मेरा मतलब समझ गए। कम्युनिकेशन अलग से एक एलिमेंट होता है, और इसकी जिम्मेदारी भी एक स्पेशल पर्सन पे होती है, एक अलग ऑफिसर पे होती है। भाई टाइम पे ये काम तेरा है, हम इसके बारे में कुछ नहीं करेंगे, ये खबर देना तेरा काम है। कैसे देगा, सारे सिस्टम बना के रख, तो ये वो सोचेगा कि ये भी ख़राब हो गया तो क्या ला के रखूँ, वो भी ख़राब हो गया तो क्या ला के रखूँ। वो जाके कंपनी बोलेगा सर मेरे को वो वाली चीज़ मंगा के दीजिए, और वो ला के रखेगा अपने पास। तो इतनी चीज़ों में से कोई ना कोई तो टाइम पे काम आ ही जाएगा। कुछ भी काम नहीं आया तब भी वही सोचेगा कि मैं क्या करूँ, क्योंकि ये ऑफिसर का उसका काम था। तो कम्युनिकेशन समझ गए, संचार, बातचीत करना। एक्शन प्लान तो तभी हुआ ना जब लोगों को फटाफट इन्फॉर्म किया जाएगा, वहाँ पहुँचिए फटाफट, इतना सामान लेके, ये चीज़ लेके, वो चीज़ लेके, इतने आदमी लेके आइए तुरंत, और साथ में अब ये भी लेके आइए, तभी तो बोलेंगे किसी को है। अब आग लगी होगी तो ऐसे फायर ब्रिगेड में कोई भी फ़ोन कर दे, कुछ भी कर दे, वो तो पानी का कैंटर लेके भाग लेंगे। वो लगी किस चीज़ में है बताएगा कौन, प्रॉपरली बताना पड़ेगा ना कि वो वाली चीज़ लेके, इतने आदमी की टीम लेके तुरंत आ जाओ, वहाँ पे लगी है। अब लगी होगी 3 मंजिल ऊपर में, तो ऐसे ही थोड़े इसको आँख बंद करके बोला लेंगे, सीढ़ी भी तो मंगानी पड़ेगी, आदमी नहीं उतारने हैं, रस्सियाँ भी तो चाहिएंगी। इसीलिए कम्युनिकेशन हमारा बेटर होना चाहिए, बहुत बढ़िया होना चाहिए। मेडिकल केयर, इसमें तो लंबा कुछ बोलने का ज़रूरत ही नहीं है। मेडिकल केयर में एक एम्बुलेंस चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, और अगर हमारे पास कम पड़ती हैं तो कौन से हॉस्पिटल से फ़ोन करके मंगाना है, उन सभी हॉस्पिटल्स का नंबर। या प्राइवेट कुछ संस्थाएं होती हैं, एनजीओ होते हैं, है ना, वो भी अपनी रखते हैं। देखा होगा कहीं पे राम रतन चैरिटेबल ट्रस्ट एम्बुलेंस ऐसा करके लिखा होता है। तो बहुत सारे प्राइवेट ऐसी एनजीओ भी होती हैं जो एम्बुलेंस प्रोवाइड करवाती हैं, वो सबका भी नंबर हो। मेडिकल केयर ऑफिसर जो होगा, ये रोल जिसको देंगे लीडरशिप के अंदर, तो वो अपना सोच के रखेगा कि मेडिकल केयर में एक यूनिट भी होनी चाहिए कि फटाफट फर्स्ट एड तो देना ही पड़ेगा। कोई कटा हुआ है, खून बिखर ही रहा है, तो हॉस्पिटल ले जाएंगे तो ऐसे ना ख़त्म हो लेगा वो टाइम में पहले उसको फर्स्ट एड तो चाहिए, तो अपने को वो भी चाहिए टीम में, चाहिए ना मेडिकल टीम में, जो उन लोगों को जो है थोड़ा सा तो भी जा। पब्लिक रिलेशन, पब्लिक रिलेशन का मतलब, पब्लिक मतलब जनता, पब्लिक रिलेशन मतलब उनके साथ रिश्ता है। अब मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब होता है। पब्लिक रिलेशन का मतलब होता है कि हम जब किसी फैक्ट्री या प्लांट में काम करते हैं, आसपास के गांव, उनकी पंचायतें, उनके सरपंच, उन लोगों से हमारा बोलचाल, उनके साथ कम्युनिकेशन, उनके फ़ोन नंबर सरपंच वगैरह के, वो सब चीज़ें ज़रूरी है, टाइम पे काम आएंगे वो सब। हमारी फैक्ट्री में इमरजेंसी हुई ना, तो वो लोग ट्रैक्टर ट्रेली लेके, कुछ भी लेके फटाफट आ जाएंगे।
तो अपने को चाहिए ना पब्लिक रिलेशन, ज़रूरी है भाई। इसके अलावा पब्लिक रिलेशन में आता है कि जो मजदूरों के कुछ संगठन होते हैं ना, अखिल भारतीय मजदूर संस्था और ये सब जो उनके यूनियन जो होती है, उन लोगों से भी अपना अच्छा होना चाहिए सिस्टम के टाइम पे। वो भी आए, तुरंत अपना साथ दें, काम करें। रेस्क्यू ऑपरेशन में सबकी ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारी संस्था होती हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में काम आती हैं, फ्लड में काम आती हैं लोगों के, वो सब का भी हमारे साथ होना चाहिए। उनके फ़ोन नंबर होने चाहिए, उनसे बातचीत होनी चाहिए, उनके साथ मीटिंग होनी चाहिए, तभी तो लोग टाइम पे काम आएंगे। ठीक है, तो पब्लिक रिलेशन भी एक टॉपिक बनता है। इसके बाद बेटा 9 नंबर पे आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग तो समझ गए होगे, हर चीज़ की ट्रेनिंग होनी चाहिए। भूकंप में क्या करना चाहिए? दीवारों के साथ चिपक के, किसी टेबल वेबल के नीचे या कोई भी ऐसी चीज़ मिले उसके नीचे जाके, या कुछ भी ना मिले तो कुर्सियाँ 3-4 रख के ऐसे उल्टी उनके नीचे ऐसे झुक के हमेशा नीचे चले जाएं। और अगर अभी तक कुछ गिरना शुरू नहीं हुआ है और सामने दरवाज़ा दिख रहा है तो तुरंत बाहर निकल जाएं। बिल्डिंग इमारत एरिया से खुले में जाके खड़े हो जाए, वो सब ट्रेनिंग में आएगा। बाढ़ में क्या करना है? एकदम से बाढ़ हुई तो ऊपर वाले सबसे ऊपर में आप निकलने की कोशिश करें, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, सीढ़ियों से जाना है, सबसे ऊपर वाली मंजिल पे पहुंच जाएं। यही है। आग लगी तो लिफ्ट नहीं करनी है, एग्जिट लिखा होता है हर कंपनी में, फैक्ट्री में, फायर एग्जिट, सीधे उस एग्जिट से बाहर निकल के चले जाना है और चिल्लाना नहीं, एकदम से भगदड़ नहीं, आगे पीछे करके निकलना है। वरना एक ही दरवाज़ा होता है, 10 आदमी घुसने की कोशिश करेंगे, सिर्फ 2 निकल पाएंगे, 8 फंस जाएंगे। और अगर आराम से निकलेंगे 10 के 10 निकल जाएंगे। ये ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना, समझेंगे नहीं? और अगर कपड़ों में आग लग भी गई तो उसको क्या बोलना है? ऐसे लेट के रोल कर, आग बुझ जाएगी, फिर निकल के बाहर भाग जा। भागने लायक नहीं है तो आग से थोड़ा दूर जाके गिर जा, लेट जा, कोई ना कोई आएगा तेरे को बचा लेगा। ये ट्रेनिंग हर चीज़ की, आग से बचने की भी, आग बुझाने की भी, भूकंप से बचने की भी, भूकंप में फंसे लोगों को बचाने की भी, बाढ़ से बचने की भी, बाढ़ में तैर के जाके किसी को बचा के लाने की भी। ये सब ट्रेनिंग है, समझे मेरी बात? और ये सब ट्रेनिंग हमें देते रहना चाहिए समय समय पे। ऐसा नहीं है 2-4 साल पहले दी थी और ज़रूरत पड़ी नहीं, वो भूल गए सब के सब। रेगुलर थोड़े थोड़े टाइम बाद, 2 महीना टाइम रख लो, 3 महीना, मैक्सिमम 6 महीने बाद तो एक बार ट्रेनिंग हो ही जानी चाहिए। देखो ये लास्ट भी वही आ गया, रिवीजन ऑफ प्लान 10 नंबर पे। ये जो पूरा प्लान बनाया था इतना बड़ा, उसको रिवाइज करते रहना चाहिए। हम लोग जब 10वीं 12वीं में पेपर देते थे स्कूल के, तो साल में कितनी भी किताब पढ़ी हो, पेपर से 1 हफ्ता पहले तो उसको रिवाइज करते थे कि नहीं पूरा? क्यों? इसको क्या करना है? रिवाइज करना है, ताकि क्या रहे? याद रहे, और हम तुरंत अच्छे से प्रॉपरली एक्शन ले सकें, किसी को बचा सकें। 10 के 10 पॉइंट क्लियर है? हाँ बोलो बेटा। हाँ, पब्लिक रिलेशन बेटा लोगों से बिहेवियर बना के रखना है, अच्छा बोलचाल बना के रखनी है, ताकि वो तुम्हारे काम आए। अगर गोहाना के पास में कोई प्लांट है तो उस प्लांट के आसपास जितने 5-4 गांव हैं ना, उन गांवों के सरपंच पंचायत वगैरह से, या उसके आसपास में जो हॉस्पिटल वगैरह हैं, डॉक्टर वगैरह हैं, लोकल डॉक्टर हैं, वो सबसे रिलेशन बनाया होना चाहिए। उन सबके फ़ोन नंबर हमारे पास होने चाहिए। इमरजेंसी आए और किसी की ज़रूरत पड़े, ना पड़ी तो ठीक है, बहुत अच्छा है, भगवान की आवश्यकता, भगवान की जो है मेहरबानी है, ज़रूरत ना पड़ी, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो तुरंत फ़ोन मारेंगे, ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई सर, आपकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, तुरंत आएंगे। हमारे गांव के पास कोई दिक्कत हो जाए, हाईवे पे ट्रक पलट जाए, गांव वाले भागते कि नहीं बचाने के लिए? तो फैक्ट्री में भी आएंगे ना हमारी प्लांट में, इसीलिए रिलेशन बना के रखना है। रिलेशन का मतलब क्या है? फ़ोन नंबर रखो, बातचीत करते रहो, कभी कभी मीटिंग वगैरह करते रहो, हाय भाई अब ठीक है, प्रधान जी कैसे हैं, ये वो सब चलता रहना चाहिए। समझ गया पब्लिक रिलेशन भी? और तो कोई डाउट नहीं? क्लियर? ओके, फिर ठीक है, ये आपकी क्लास आज की सेफ्टी की ख़त्म। ये आपका इमरजेंसी प्लानिंग चल रहा है अभी, शायद एक आध चैप्टर और हो सकता है लंबा। तो आज का लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें ऑन साइट इमरजेंसी प्लानिंग क्या है और उसके मेन एलिमेंट, वो चीज़ हुआ था। अब ऑन साइट इमरजेंसी प्लानिंग में आता है कि की पर्सनल का मतलब, की मतलब चाबी बोलते हैं, पर्सनल मतलब ऐसे लोग। चाबी क्या काम आती है?
किसी भी चीज़ के अंदर एंट्री करने के लिए वो चाबी जब लगाते हैं तो वो चीज़ खुलती है और अंदर हम एंट्री करते हैं। तो ये लोग हैं इस चीज़ की चाबी हैं, जो ताले हैं ना ये इमरजेंसी के, इसको खोलने के लिए इन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो की पर्सनल का मतलब मैन, मुख्य आदमी, जिनको कुछ ड्यूटीज़ दी जाएंगी। तो ऑन साइट इमरजेंसी प्लानिंग के अंदर की पर्सनल मैन ऑफिसर कौन कौन होंगे और उनकी ड्यूटीज़ जो हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं अभी। ठीक है, छोटा है मैटर, तो ज़्यादा लंबा समय भी नहीं है, बस समझना है उस चीज़ को। तो सबसे पहले बताया गया इसमें ये मुख्य कारण, मुख्य एक जो है, अगर हम की पर्सनल बोलें, ऑफिसर बोलें, तो ये कम्युनिकेशन ऑफिसर मैन होता है। कम्युनिकेशन ऑफिसर का काम क्या है? जब कहीं इमरजेंसी हो, आग लगी या कुछ भी हुआ, इमरजेंसी पैदा हुई, किसी तरीके का एक्सीडेंट हुआ, तो इसी का काम है कि वो ऊपर से नीचे तक के हर लेवल के ऑफिसर को, अधिकारियों को सूचित करेगा। ये मजदूरों तक नहीं जाएगा, इसका वो काम नहीं है। कम्युनिकेशन मतलब ये सभी लोगों को जोड़ेगा, उनको किसको क्या काम दिया गया है, वो फटाक से फायर वाले को फ़ोन करेगा, फायर वाले को, ऑफिसर को बताएगा ऐसे ऐसे। सर कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि वो जोड़ के रखेगा, संचार माध्यम है उसका। अब वो कैसे बात करेगा, कैसे नहीं करेगा, मोबाइल से करेगा, क्या करेगा, वो उसका काम है। कि ये मैन कंट्रोलर जो होते हैं, कंट्रोलर का मतलब क्या, बहुत बड़ा प्लांट होता है यार, उसमें तो बहुत सारे अधिकारी होते हैं, लेकिन इमरजेंसी प्लानिंग के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका नाम लिखा होता है। ये इंसिडेंट कंट्रोलर ऑफिसर है, ये इमरजेंसी में फायर कंट्रोलर ऑफिसर है, उन सभी के अलग अलग नाम होते हैं। तो कम्युनिकेशन ऑफिसर का काम है कि उन सभी को कम्युनिकेट करेगा और सभी को इन्फॉर्म करेगा, बताएगा। समझे मेरी बात? फिर दूसरे नंबर पे आता है सिक्योरिटी एंड फायर ऑफिसर। सिक्योरिटी और फायर जो है मिलके ही काम करते हैं, आपको ध्यान होगा। मैं बता दूं आपको, सिक्योरिटी ऑफिसर जो होता है उसको फायर का काम आना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि एक फायर ऑफिसर सिक्योरिटी का भी काम करे, लेकिन जो सिक्योरिटी वाला है उसको फायर ज़रूर आना चाहिए। तो प्लांट्स में, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के अंदर ये दोनों चीज़ें मिलके ही काम करते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट होगा तो सिक्योरिटी वाले सिर्फ गेट पे थोड़े खड़े रहेंगे, काम तो मिलके ही करेंगे ना वो भी। तो सिक्योरिटी ऑफिसर और फायर ऑफिसर दोनों, उनका क्या काम होता है मैं बताता हूँ। सिर्फ आग लगने पे फायर ब्रिगेड नहीं भागती है, ध्यान रखो ये चीज़ को। आपने कभी अपनी सरकारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों पे देखा है जो नाम लिखा होता है उस विभाग का, वो क्या नाम होता है? ध्यान दिया है? मैं आपको बताता हूँ। वो होता है अग्निशमन व आपातकालीन सुविधाएं विभाग, फायर ब्रिगेड एंड इमरजेंसी सर्विसेज। देखना कभी ध्यान से क्या लिखा होता है। तो वो क्या मतलब है? सिर्फ फायर के लिए नहीं, किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए वो लोग आएंगे। समझे आप? कोई नदी में बस पलट गई है, फायर ब्रिगेड जाएगी। कहीं बाढ़ आ गए, लोग डूब गए, फायर ब्रिगेड पक्का जाएगा। कोई खंबे पे चढ़ गया है, उतारने के लिए फायर ब्रिगेड ही जाएगा, क्योंकि उतनी ऊंची सीढ़ी नहीं के पास होती है, और गांठ वाँठ और रस्सी वस्सी का सिस्टम जितना हमें आता है वो किसी को नहीं आता है कि उसको बांध के कैसे उतारेंगे। समझे भी आप? बिल्डिंग गिर गई है, राहत कार्य चालू करना है, वहाँ पे लोगों को बचाना है, तो फायर जाएगी, क्योंकि फायर ब्रिगेड के पास कटर से लेके, आरी से लेके, बड़े हथौड़े से लेके हर हथियार होता है। वो कुछ भी तोड़ फोड़ करके किधर भी घुस सकते हैं। तो इन दोनों का काम समझ गए भी आप? जैसे ही इमरजेंसी होगी वैसे गेट क्लोज करना है, अंदर का आदमी बाहर नहीं जाएगा, बाहर का अंदर नहीं आएगा, क्योंकि हमें देखना है कैजुअलिटीज़ कितनी हुई हैं। तो जिन जिन लोगों का उधर रजिस्टर में नाम होता है, कितने लोगों की अंदर एंट्री हुई थी, और फिर असेंबली पॉइंट एक होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, लास्ट में भी, तो यही सिखाया जाता है ट्रेनिंग के दौरान कि जब भी कोई भी किसी तरह की इमरजेंसी हो, सब लोगों को सीधा असेंबली पॉइंट जाके इकट्ठा होना है, टोटल लोगों को। वहाँ हम काउंटिंग करेंगे, कोई भी जो ऑफिसर की जिसकी ड्यूटी रहेगी, जो पहले जाएगा, कितने लोग बाहर आ गए, इतने लोग आ गए हैं, तो उनमें से
हाजिरी में रजिस्टर में कितने चढ़े हुए थे पता चल जाएगा, 20, 30, 50, 40 अंदर इतने फंसे हुए हैं, तो उसी के हिसाब से टीम अंदर रेस्क्यू करेगी। समझे भैया? भाई टीम रेस्क्यू के लिए अगर 5 आदमी हैं तो 50 की टीम थोड़े भेजेंगे, 50 आदमी है तो टीम भेजनी पड़ेगी। ठीक है ना? इनका यही काम है, जैसे ही इन्फॉर्मेशन आए वैसे ही अपने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हथियार, औजार, वाहन या आदमी जितने चाहिए, जो भी चाहिए लेके तुरंत वहाँ पहुँचना है और हर मदद करनी है, हर तरह से उस सिचुएशन को, इमरजेंसी को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद आता है टेलीफोन ऑपरेटर। टेलीफोन ऑपरेटर में इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इसका काम सिर्फ टेलीफोन पे है। उसका काम लोगों से हर तरीके का मेलजोल बना के रखने का है। समझे क्या आप? उसका काम क्या है? ये नहीं है इमरजेंसी हुई तो ही वो किसी को बताएगा, इसको भी वही बोलेगा ऐसे ऐसे है, फटाक से काम कर। इसके पास डायरेक्ट कोई कॉल नहीं आएगा टेलीफोन ऑपरेटर के पास। समझे आप? उसको इन्फॉर्मेशन आएगी पूरी की पूरी, और वो फिर इसको बोलेगा कि किस किस को जाके तो इन्फॉर्म कर और क्या मैसेज देना है। ये क्या होता है, कई बार मैं इसकी बात बता रहा हूँ, टेलीफोन ऑपरेटर का काम तब एक्टिव होता है जब आग लगी लेकिन जो इमरजेंसी फायर अलार्म था वो बजा नहीं। भाई अलार्म बजा तो पूरे सायरन बजेगा, तेज सबको पता चलेगा। अब जब पता चलेगा तो लोग ऑटोमेटिक बाहर निकलना शुरू कर देंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे और जो जो डिपार्टमेंट का काम था वो भी आ जाएंगे। लेकिन सायरन नहीं बजा तो उनको पता कैसे चलेगा? ये बताएगा। इसके पास हर डिपार्टमेंट का नंबर है, ये कॉल करेगा और उनको सही सिचुएशन की सूचना देगा, इन्फॉर्मेशन देगा, ऐसे ऐसे वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम हुई है और आप ये चीज़ लेके वहाँ पे पहुँच जाओ तुरंत। समझ गए मेरी बात? इसके पास टेलीफोन काम नहीं किया तो ये वायरलेस हेड से बात करेगा, वॉकी टॉकी से बात करेगा, लेकिन बात इसको करनी पड़ेगी, सबको सूचना तो इसको देनी पड़ेगी। ये इसी का काम है, इसी की जिम्मेदारी है। इसलिए मैंने आपको बताया इमरजेंसी में वैसे ही हमारे पास इतना समय नहीं होता। जब इमरजेंसी होगी तो एकदम से किसको बोले, क्या करें, हाथ पैर फूल जाते, काम नहीं कर पाते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो ये चीज़ पहले से सेट होती हैं कि जैसे इमरजेंसी होगी, जिस चीज़ का जो जो काम है वैसे वैसे अपने आप खुद एक्टिव हो जाना, सारे के सारे बताने की जरूरत नहीं है। अब मेडिकल ऑफिसर का नंबर आता है तो वो इमरजेंसी होने के बाद कहीं फ़ोन वोन काम ही नहीं किए तो हम कैसे मेडिकल ऑफिसर को बताएंगे कि क्या हुआ और इतने कैजुअलिटी है और आप वहाँ पे ऑक्सीजन लेके पहुँचोगे, फर्स्ट एड लेके पहुँचोगे, क्या लेके पहुँचो, कैसे उसको पता चलेगा? वो आएगा ही नहीं। इसीलिए इसका जिम्मेदारी लगाया गया है कि फ़ोन ख़राब हो जाए ना, वॉकी टॉकी से बात कर। वॉकी टॉकी ख़राब हो जाए, तेरे पास एक आदमी होना चाहिए जो बहुत तेज़ दौड़ता हो और कुछ ही सेकंड में, मिनटों में दौड़ के वो वहाँ तक मैसेज पहुँचा सके। चिट्ठी लिख के दी, फटाक से उसको जाके दे दी, ये भी तो होना चाहिए। वायरलेस भी काम नहीं किया तो वो वायरलेस का रिसीवर हो, वही जहाँ एक्सीडेंट हुआ हो रिसीवर ही टूट के गिर जाए तो कुछ तो होना चाहिए। तो एक उसके पास रनर होना चाहिए। कौन होना चाहिए? रनर। वो क्या करेगा? चिट्ठी लेके भाग के जाएगा और जाके जिस डिपार्टमेंट के लिए भेजाएगा उसको देगा, सर इमरजेंसी की ये आई आपके इन्फॉर्मेशन आया। वो फटाक से पड़ेगा और निकालो निकालो गाड़ी, फटाक से फायर वाला निकल लेगा गाड़ी लेके, मेडिकल ऑफिसर के पास जाएगा। मेडिकल ऑफिसर तुरंत बोलेगा टीम को, रेडी, इमरजेंसी के लिए आप 2-4 आदमी टीम में रेडी हो, ऑक्सीजन सिलेंडर उठा लो, ये उठा लो, फटाक से रख के गाड़ी में पहुंच जाएगा एम्बुलेंस पे वहाँ पे। तो इसका काम है सबको इन्फॉर्म करना। अब इसका काम क्या है मेडिकल ऑफिसर का, समझते हो? अभी मैंने बताया एक लाइन में, मेडिकल ऑफिसर का काम है इमरजेंसी ऑकरेंस होने के बाद किसी भी तरह की हो, वो अपनी रेस्क्यू टीम लेके, अपनी मेडिकल टीम लेके मौके पे पहुंचेगा और हर संभव वहाँ पे कोशिश करेगा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल सुविधा, चिकित्सा सुविधा प्रदान कर सके, दे सके। ज़्यादा सीरियस है तो हॉस्पिटल जाने से पहले उनको फर्स्ट एड रेडी कर सके और उनको हॉस्पिटल तक पहुँचने के लिए गाड़ियाँ अरेंज करने का प्रबंध करवाएगा। ये खुद नहीं कर पाएगा लेकिन ये करेगा। इसका काम अपनी टीम लेके वहाँ पे खड़ा होगा, किसको इंजेक्शन देना है, सांस नहीं आ रहा है किसको क्या करना है, कोई जल गया है उसको क्या लगाना है, ये अपने काम करेगा जाके। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर आता है, इसका ओवरऑल काम है। अब जब सारे का काम बांट दिए भाई,
ऊपर से नीचे तक ऑफिसर लेवल को, और फैक्ट्री के बाहर, फैक्ट्री के अंदर, बाहर के हॉस्पिटलों को, अंदर के हॉस्पिटलों, सबको तो कम्युनिकेट करके रखना इसका काम है। फायर और सिक्योरिटी, लोगों को उठाने का, निकालने का, बुझाने का, उनको जो है किसी भी तरीके की सुविधा देने का, रेस्क्यू में हेल्प करने का काम इन दोनों का हो गया। इसके बाद टेलीफोन ऑपरेटर का काम भी समझ गए आप, सबको फ़ोन करना, कॉल करना, फ़ोन नहीं हुआ तो वॉकी टॉकी से करना, वॉकी टॉकी नहीं तो भाग के जाके बता के आना, वो ये काम कर देगा। मेडिकल का ये काम कर देगा। सारे हो गए। फिर ये किस काम का आया? ये सबको तो क्या करेगा, सबको तो ये करेगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर का अगर मैं आपको काम समझाऊं तो ये है कि जैसे हॉस्पिटलों में भेजे गए आदमी, तो बाहर इनमें से कोई नहीं जाएगा ना। हॉस्पिटलों के बिल, किसी को रेफ़र करना, किसी को पैसा पहुंचाना, बाहर से गाड़ियां अरेंज करना, अंदर आदमी कैजुअलिटी ज़्यादा हो गई, अपने पास 2 एम्बुलेंस थी, काम नहीं चला, तो ये लोग बाहर में नहीं काम कर पाएंगे, वो तो ये करेगा। कुछ पूरा स्ट्रक्चर गिर गया था, क्रेन बुलानी पड़ी, क्रेन से उठाना पड़ेगा, इतना लोहे के बड़े बड़े गाटर दे, ये वो था, बहुत सिस्टम था, नहीं अंदर से मशीनों से जुगाड़ से काम चलता, बाहर से कौन बुलाएगा? वो ये करेगा, क्योंकि बिल भी तो बनेंगे, पैसा भी तो देना पड़ेगा, क्रेन फ्री में थोड़े आ जाएंगी, उनको तो ये बुलाएगा। समझ गए अभी? तो जो इनके अलावा कुछ भी काम बचेगा एक्स्ट्रा, वो ये करेगा। हैं? डेली हाजिरी कितने लोग आते हैं, कितने एंट्री किया था, डे में कितने थे, नाइट में कितने, वो सब रिकॉर्ड ये रखेगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो अभी की पर्सनल ये लोग हैं, 5 तरह के ऑफिसर होते हैं, उनकी ड्यूटीज आपको समझ में आ गई। ये इमरजेंसी के टाइम में होता है, शायद कभी लाइफ में आपको किसी इमरजेंसी का सामना ना करना पड़े, लेकिन ये प्लान बनाना पड़ता है, क्योंकि हुई तब बनाने का टाइम थोड़े मिलेगा। अब भूकंप क्या तुम्हें फ़ोन करके आने वाला है कि मैं 7:28 पे आऊँगा, पहले लोगों को बाहर निकाल दो? वो तो आ ही जाएगा ना। आने के बाद तो जो उसने करना हो तो करके निकल जाएगा। हल्का फुल्का हुआ तो शायद बच भी गए, थोड़ा ज़्यादा हुआ तो दब गए। वो टाइम में क्या करेंगे फिर? एक एक को ढूंढते फिरेंगे। इसलिए पहले से प्लान होता है कि भाई तेरे पास फ़ोन आएगा इमरजेंसी के टाइम में, फ़ोन आते ही तेरे को क्या करना है समझ ले। भाई तेरे पास फ़ोन आएगा इमरजेंसी के टाइम में, फ़ोन आते ही क्या करना है पहले समझ के रख। सिर्फ फ़ोन का वेट करना है, टाइम नहीं लगाना है। तुझे फ़ोन का वेट करना है, लेकिन लोगों को वेट नहीं कराएगा तुम। हैं? मेडिकल वाले को बोल दिया, इसको बोल दिया हो तो बाकी किसी को फ़ोन उठाना उठा, कर ना कर, वो तेरा अलग काम है। लेकिन इमरजेंसी के टाइम में फ़ोन तेरे पास आया, या आग लगी और तेरे को आगे एक आदमी बता के जाएगा भाई साहब वहाँ पे आग लगी है, इतनी मंजिल पे उस जगह लगी हुई है। अब फायर ब्रिगेड को कैसे बुलाएगा? वो तेरा काम है। तेरा फ़ोन बंद हो, वाकी टाकी बंद हो, कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन तेरा काम है, तू उनको बताएगा। तो टेलीफोन ऑपरेटर की हेडेक है वो। तो टेलीफोन ऑपरेटर भी क्या करेगा? अपना जुगाड़ करके रखेगा ना, वॉकी टॉकी सारे चार्ज करके रखेगा, रिसीवर को भी डेली चेक करता रहेगा, दिक्कत ना आ जाए। टेलीफोन की भी तारें चेक करता रहेगा, बार बार दिक्कत ना आ जाए। वो सब भी काम नहीं किए तो एक बंदा जरूर वो ऐसा रखेगा, या तो खुद इतना तगड़ा होगा कि भाग के जाके बता के आएगा। लेकिन इतना सारा काम क्या हम इमरजेंसी में कर सकते हैं? एकदम से करना पड़े तो नहीं ना। तो यही प्लानिंग होती है, प्लानिंग करके रखनी है। ये एक डॉक्यूमेंट्स भी है, एक तरह की फाइल बनती है जो जब भी ऑडिट होता है सेफ्टी ऑफिसर को दिखानी होती है, वरना नौकरी पे तलवार लटक जाती है। तो ये बनाना भी ज़रूरी है, और अगर एक इमरजेंसी होती है तो शायद ये आपका प्रैक्टिकल में आ भी जाएगा। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं था, बोला था एक इसका यही टॉपिक है, काफ़ी है। नींद आ जाएगी जब मैं पढ़ाऊँगा तो ज़्यादा आगे ना। ठीक है, ओके। आज ऑन साइट इमरजेंसी प्लान ख़त्म हो गया है। ऑफ साइट इमरजेंसी प्लानिंग में और ऑन साइट इमरजेंसी प्लानिंग में मैंने पहले ही बताया था, दोनों में फ़र्क क्या होता है। ऑन साइट इमरजेंसी प्लानिंग होती है हमारी फैक्ट्री प्लांट के अंदर जब कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन पैदा होती है, तो हमारा अपना डिपार्टमेंट जितने हमारे पास सुविधाएं हैं, जितनी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, वो सभी को इस्तेमाल करके हम उस जो है सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें, वो ऑन साइट इमरजेंसी प्लानिंग में आता है। यानी कि मेरी फैक्ट्री के अंदर मेरा जो फायर ब्रिगेड है, मेरा जो फायर डिपार्टमेंट है वो कंट्रोल करे, मेरा अपना जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो काम करेगा, मेरे पास जो मेडिकल सिस्टम है वो काम करेगा,
ऑफ साइट में बिल्कुल अलग हो जाता है। ऑफ साइट होता है कि ऐसा कोई इमरजेंसी सिचुएशन पैदा होना जिससे मेरी फैक्ट्री के साथ साथ उसके आसपास का एरिया या फैक्ट्री से बाहर का एरिया भी अफेक्ट होता है, और मेरे अपने जितनी फैसिलिटीज़ या जो मेरे पास सुविधाएं हैं वो सभी कम पड़ रही हैं, तो बाहर से मेरे को लेना पड़ेगा, तो वो ऑफ साइट में आता है। अच्छा, ऑफ साइट प्लानिंग सिर्फ फैक्ट्री वाले नहीं करते हैं। ऑफ साइट प्लानिंग भी दो तरह की होती है। ऑफ साइट प्लानिंग हमारा जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, जो हमारा जिला मुख्यालय जो होता है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, वो भी बनाता है। ये शायद बहुत कम लोगों को पता होता है कि ऑफ साइट इमरजेंसी प्लानिंग सिर्फ फैक्ट्री या प्लांट के अंदर नहीं बनाई जाती, ये फैक्ट्री प्लांट के बाहर जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बनाई जाती है, स्टेट लेवल पे भी बनाई जाती है। तो इसमें जो है, अगर हम ऑफ साइट प्लानिंग की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है हमारा, वो इसको तैयार करता है। साथ में फैक्ट्री के जो आदमी होते हैं, फैक्ट्री डिपार्टमेंट जो होता है उसको, और बाकी गवर्नमेंट एजेंसी जितनी हैं उन सभी को साथ में लेके ये प्लानिंग करता है, इन सभी। और ये जो है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ इंक्लूडेड कौन कौन सी हैं वो भी मैं क्लियर करूँगा आपको कि ऑफ साइट इमरजेंसी प्लानिंग बनाते टाइम जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो किन किन लोगों को इंक्लूड करता है, मीटिंग में साथ में होते हैं और इमरजेंसी प्लानिंग का हिस्सा होते हैं। सबसे पहला पुलिस डिपार्टमेंट, ये इसलिए होता है क्योंकि कहीं भी कुछ भी हो जाए सबसे पहले तो पुलिस को ही बुलाया जाता है। तो पुलिस डिपार्टमेंट इसमें इंक्लूड होता है हमेशा। पुलिस के जो मुख्य होंगे, जिला मुख्यालय जो होगा पुलिस का, उनका जो हेड होता है हमारा, वो कौन होते हैं मुझे नहीं पता है, कोई जो भी पुलिस के बड़े अधिकारी होते हैं, हम SDM SDO क्या कुछ होता है वो पोस्ट छोड़ दीजिए। पुलिस का डिपार्टमेंट का कोई भी हेड होगा वो जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ इन्वॉल्व रहेगा, क्योंकि किसी भी तरह की सिचुएशन में पुलिस सबसे पहले पहुंचेगी, उसको सिचुएशन कंट्रोल करनी है। क्योंकि इमरजेंसी प्लानिंग का ये मतलब नहीं है कि बाढ़ आई या आग लगी तो ये इमरजेंसी है। कहीं दंगा हो गया, तो झगड़ा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, 4-5 3-4 गाड़ियाँ एक साथ भिड़ गई आपस में, तो या कोई डूब गए हैं, बहुत सारे लोग एक साथ नदी में खाई में गिर गई है, तो पुलिस तो पहुंचेगी ना टाइम पे। सो पुलिस डिपार्टमेंट इंक्लूड होती है। इसके बाद फिर आता है आपका फायर डिपार्टमेंट दूसरे नंबर पर। देखो, फायर ब्रिगेड और पुलिस डिपार्टमेंट दो ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो हर तरह की सिचुएशन में इनको तो इंक्लूड होना ही पड़ता है, इनको तो जाना ही पड़ेगा। तो दूसरे नंबर पे क्या आता है? फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट। तो इसके लिए मुझे लंबा नहीं बोलना है कि ये इसमें क्यों इंक्लूड होता है, क्योंकि इमरजेंसी का जहाँ नाम आ गया वहाँ तो इसको रहना ही रहना है, ये उसमें इंक्लूड रहेगा। इसके बाद मेडिकल डिपार्टमेंट, ये भी ज़रूरी है। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल डिपार्टमेंट यानी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर DMO शायद बोलते हैं ना, वो जो है वो इसके अंदर मीटिंग के अंदर इंक्लूड होते हैं, और ये इस प्लानिंग का हिस्सा होते हैं कि ऐसी सिचुएशन में इसका काम क्या रहेगा, उसको उसका काम दिया जाएगा कि आपको क्या करना है, मेडिकल चिकित्सा सुविधाएं हमें देनी है। सबसे नज़दीक में कौन सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल पड़ता है वहाँ डालेंगे। अगर वहाँ इतनी सुविधाएं नहीं है कि सीरियस क्रिटिकल कंडीशन के हम जो है पीड़ित लोगों को, एक्सीडेंट में आए हुए लोगों को नहीं संभाल सकते, तो किस प्राइवेट हॉस्पिटल में वो डालेगा, कितने एम्बुलेंस वहाँ पे मंगाएगा, और साइट पे फर्स्ट एड के लिए या रेस्क्यू टीम में कितने आदमी होंगे, वो सब मेडिकल डिपार्टमेंट करेगा काम। उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी, मतलब क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, नगर निगम, नगर पालिका। नगर, छोटे शहर में नगर पालिका होती है और बड़े शहर में नगर निगम होती है। तो म्यूनिसिपैलिटी जो है ये इसके अंदर इंक्लूड इसलिए होती है क्योंकि शहर का पूरा सब कुछ तो उन्हीं के हाथ में होता है। कहाँ पे फैक्ट्री है, कहाँ पे रोड पे क्या है, कौन सा हॉस्पिटल कहाँ है, किसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितने आदमी इकट्ठे करने हैं, आदमी को बचाना है, रेस्क्यू टीम भेजनी है, साथ में जो है कहीं से प्राइवेट एजेंसी से लोग मांगने हैं, NGO वगैरह को इकट्ठा करके लेके आना है, भाई चलो मदद करनी पड़ेगी, क्रेन वगैरह है। तो म्यूनिसिपैलिटी के पास अपना सब कुछ होता है, JCB से क्रेन से लेके ट्रैक्टर ट्रॉली गाड़ियाँ सब कुछ होती हैं इनके पास, इसीलिए ये भी इंक्लूड रहते हैं ऑफ साइट इमरजेंसी प्लानिंग में। उसके बाद ग्राम पंचायत। अब प्लानिंग में देखें तो भाई ग्राम पंचायत का क्या काम है? ग्राम पंचायत का इसलिए है कि किस गांव के पास एक्सीडेंट हुआ हो तो सरपंच उसमें इंक्लूड होना चाहिए। वो सरपंच प्लान करके रखेगा, गांव के 2-4 पंच मेंबर वगैरह को लगा के रखेगा डिपार्टमेंट की, ऐसी कभी भी दिक्कत आई तो हमारे पास फ़ोन आएगा और हमें वहाँ ऐसे ऐसे सामान लेके ये चीज़ लेके पहुँचना पड़ेगा। कोई फैक्ट्री है, इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है गाँव के ही आसपास होता है,
तो वहाँ अगर बहुत बड़ी दिक्कत आए तो गांव के जो हमारे ग्राम पंचायत के मुखिया जो होते हैं उनको संपर्क साधा जाता है कि भाई आइए और हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। तो ये भी इंक्लूड होते हैं इसमें सभी गांव के। टेलीफोन डिपार्टमेंट डेफिनेटली ये तो होना ही है, लाइन कट गई कुछ भी हो गया, टेलीफोन डिपार्टमेंट को बुलाया जाएगा कि भाई साहब इस समय पे अगर किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन ना हो पाए तो आप क्या जुगाड़ करेंगे, कि सभी लोगों को बताया जाए इस बारे में। कि जैसे किसी फैक्ट्री में कोई केमिकल या कोई गैस लीक हो जाए तो जितनी भी गांव तक या शहर तक जहाँ तक जाएगी वो तो सबको ख़राब कर देगी। तो इसीलिए इसमें किसी एक दो आदमी का काम नहीं होता है, जितने भी तरह के डिपार्टमेंट होते हैं उन सबको मिल के अपना अपना काम करना पड़ता है। इसके बाद क्या आता है, टेलीफोन के बाद फैक्ट्री डिपार्टमेंट। फैक्ट्री डिपार्टमेंट इसलिए क्योंकि फैक्ट्री एक्ट के अंदर सभी फैक्ट्रियाँ रजिस्टर्ड होती हैं और इनका एक अलग डिपार्टमेंट होता है जिसमें उसके हेड, मुखिया, प्रधान वगैरह होते हैं। उन सबको तो इंक्लूड होना ही पड़ेगा ना। कौन सी फैक्ट्री में किस तरीके का हैजार्डियस केमिकल होता है, किस फैक्ट्री में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है, वहाँ पे उससे बचाव के लिए या अगर वो कभी दिक्कत कर दे तो उसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ करना चाहिए, वो लोग तो यही करेंगे। इसीलिए ये भी इंक्लूड होता है साथ में। इसके बाद हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वो तो बड़ा ज़रूरी है। टाइम पे लाइट कहीं से भी ला के दे, कनेक्शन करके कुछ भी करके दे, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर वो अपनी प्लानिंग करके रखेंगे कि इमरजेंसी टाइम में हम क्या करें। इसके बाद आता है एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट। एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट होता है जब कहीं धमाका हो जाए या धमाका होने से रोकना हो, तब इन लोगों को कांटेक्ट किया जाता है। तो इमरजेंसी तो इस चीज़ की भी हो सकती है, किसी फैक्ट्री का बॉयलर फट सकता है, कहीं पे ब्लास्ट हो सकता है, गैस के टैंक में ब्लास्ट हो सकता है कहीं पे भी, तो एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट भी शामिल होगा। उसके बाद पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट, ये भी होगा। पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट इसलिए होगा क्योंकि इनका काम है हर तरह के पोल्यूशन को रोकना, वो चाहे धूल से हो रहा है, धुएं से हो रहा है, वो चाहे किसी जहरीली गैस से हो रहा है, वो चाहे किसी जहरीले केमिकल से हो रहा है, वो चाहे किसी कूड़े के ढेर से हो रहा है। इनका काम है पोल्यूशन को कंट्रोल करना। तो ये लोग इसलिए शामिल होंगे पोल्यूशन कंट्रोल वाले कि ऐसी इंडस्ट्रीज में जहाँ पे इमरजेंसी पैदा हो सकती है किसी भी केमिकल गैस वगैरह की वजह से, तो ये लोग पहले से उसको मेजरमेंट में रखेंगे, उसको अपनी नज़र में रखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करते रहेंगे कि इस चीज़ को नहीं होने देना है। हो गई तो हमें किस तरीके से उसको कंट्रोल करना है। इनके पास डाटा रहेगा कि किसी फैक्ट्री से अगर गैस लीक हुई तो इनके पास ये डाटा रहेगा, इतनी होती है उसके पास और भी गैस, इसलिए अभी रोक दो, जितनी हो गई है नुकसान है, बाकी और बहुत ज़्यादा हो सकता है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसीलिए इसको भी साथ में शामिल किया जाता है। प्रेस एंड मीडिया, इसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जन संपर्क साधना इन्हीं का काम है। लोगों तक टीवी के जरिए, रेडियो के जरिए, किसी भी माध्यम से, इंटरनेट के जरिए खबर पहुंचाना प्रेस और मीडिया का ही काम होता है। इसीलिए इन लोगों को भी इमरजेंसी प्लानिंग में शामिल किया जाता है। इसके अलावा एक आध डिपार्टमेंट और भी हो सकता है, शायद छूट गया हो। तो ऑफ साइट इमरजेंसी प्लानिंग जो है, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर रहा हूँ, किसी एक फैक्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। फैक्ट्री में तो ये चीज़ करनी ही होती है, इसको लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा बनाया जाता है। ये लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारों, शायद किसी को पता है, बहुत कम लोगों की जानकारी होती है, इसीलिए मैंने ये चीज़ दी है। तो ऑफ साइट इमरजेंसी प्लानिंग के अंदर यही मेन है। और रही इसकी प्लानिंग की बात, तो इनकी जो है मीटिंग हर 6 महीने में एक होती है और मॉक ड्रिल साल में कम से कम एक बार, किसी भी तरह के, कभी भूकंप के लिए, कभी बाढ़ से बचने के लिए, कभी किसी जहरीली गैस अगर लीक हो जाए तो आपको क्या करना है, नाक पे कैसे बांधना है, कहाँ जाके खड़ा होना है, ये सभी। और आग लग जाए तो हमें जो है लिफ्ट की बजाय कहाँ से उतर के जाना है, चिल्लाना नहीं है या चिल्लाना है, कौन सा बटन दबाना है, अलार्म कैसे दबाना है, वो सब मॉक ड्रिल, हर तरह की जो है इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए जो मॉक ड्रिल होती हैं, वो साल में कम से कम एक बार हर जगह, फैक्ट्रियों में और आम जन में, स्कूलों में, कॉलेजों में इनके द्वारा करवाना अनिवार्य जरूरी होता है। ठीक है, ओके, आज की क्लास ओवर।